करीबन 1-1.5 साल पहले मैं कहा करता था कि भाजपा के लिए बहुत कठिन है डगर 24 की, मगर आज ऐसा लग रहा है कि नामुमकिन है डगर 24 की। जी हाँ, एक के बाद एक जैसी खबरें देश भर से आ रही हैं और वो खबरें अपने साथ जो पनौतियां ला रही हैं, कहीं ना कहीं उसे नरेंद्र मोदी के हैट्रिक वाला सपना नामुमकिन होता हुआ दिखने लगा है। साजिश, तिकड़म, खरीद फरोख्त, तोड़ फोड़, डर, धमकी, लालच, ये सारे जुगाड़ पूरी तरह से धराशायी होते हुए नजर आ रहे हैं। समर्थक तो छोड़िए, विरोधियों ने भी नहीं सोचा था कि 2024 चुनाव के दौरान ही मोदी शाह की गुजराती जोड़ी का सारा सिस्टम फेल हो जाएगा और 400 पार का नारा देने वाले अपने ही कॉर्पोरेट मित्रों को गरियाने तक लग जाएंगे, सरेआम मंच पर खड़े होकर चोर बताने लग जाएंगे। एक बात और समझने वाली है, साहिब ने जब से मंच पर खड़े होकर अडानी अंबानी को चोर बताया है, उसके बाद से उन्हें कोई मंच नसीब नहीं हो पाया है। ट्वीट तक नहीं आ रहा है, बहुत कम आ रहा है। इस तरह का पूरा ब्यौरा कांग्रेस प्रवक्ता ने सामने रखा है। कहा जा रहा है कि मालिकों को भरा बुला कह दिया तो मालिकों ने घर बिठा दिया। पूरी कहानी विस्तार से बताएंगे। उधर केजरीवाल के मामले में भी लेने के देने पड़ गए, ऐसा दिखने लगा है। इस वीडियो में हम 3 तात्कालिक बड़े मुद्दों पर चर्चा करेंगे जिनकी वजह से सीधे तौर पर 52 सीटें अटक गई हैं। इन 52 सीटों पर जबरदस्त कब्जा पाने के लिए मोदी सत्ता ने कथित तौर पर गिरने की सारी हदों को पार कर दिया, मगर वो साजिशें बैकफायर कर गई हैं। इस वीडियो में हम बेहद आसान भाषा में चर्चा करेंगे कि कैसे पिछले कुछ ही दिनों के भीतर तीन भयंकर पनौतियां मोदी शाह की जोड़ी के ऊपर लगी हैं और ऐसे लगी हैं कि लगने लगा है कि झोला उठाने का समय तो नहीं आ गया। बातचीत शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को फॉलो और लाइक कर लीजिए, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके घंटा बजा दीजिएगा टर्न से। इसके अलावा यदि हो सके तो इस QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए हमें आर्थिक रूप से मजबूत करने का प्रयास जरूर करें, क्योंकि हमारे पास कोई इलेक्टोरल बॉन्ड का जुगाड़ नहीं है, न कोई सेठ हमारे पीछे खड़ा है। वैसे भी सेठ के पीछे रहने का फायदा भी क्या है जब सेठ का पैसा भी पनौतियों को टाल नहीं सकता। वैसे इस देश की जनता पैसे और भौकाल के सामने दबती नहीं है। हाल फिलहाल में एक और नमूना देखने को मिला है। ईमानदारी से पत्रकारिता करने वाले जब जमीन पर उतर जाते हैं तो लोग गले लगाकर स्वागत करते हैं, चाहे भले यूट्यूब पर काम करने वाले पत्रकार फटे हाल स्थिति में क्यों न हो। दूसरी तरफ हेलीकॉप्टर से उतरने वाली मोहतरमा की मुंह पर बेइज्जती की जा रही है, नारेबाजी हो रही है, गोदी मीडिया, गो बैक, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आप सबने भी देखा होगा अंजना ओम मोदी का, माफ करिएगा, अंजना ओम कश्यप का क्या हाल हुआ। देश की जनता ने क्या किया है। मैडम हेलीकॉप्टर लेकर चली थी कि मुझे नहीं, मेरे चैनल को नहीं तो कम से कम हेलीकॉप्टरवा देखने तो लोग आएंगे, मगर उनका भी दांव फेल हो गया है। वैसे भी जब मालिकों का दांव फेल हो रहा है तो नौकरों की हैसियत ही क्या। और मालिकों का दांव तो ऐसे फेल होने लगा है कि मित्रों को गरियाना पड़ रहा है, चोर चोर बुलाना पड़ रहा है। हाल ही में नरेंद्र मोदी ने अडानी अंबानी को काला धन रखने वाला बता दिया, कह दिया कि इनके पास चोरी का पैसा है, टेम्पू भर भर के कांग्रेस वालों को दिए हैं क्या। इसके बाद कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया सेनेट ने एक ट्वीट करके कुछ बातें लिखी हैं। इनका कहना है कि कल तक नरेंद्र मोदी दिन की 4-5 रैलियां कर रहे थे, एक दिन मालिकों को भला बुरा क्या कह दिया, आज पूरे दिन घर बिठा दिया गया, कहीं जाने नहीं दिया। यही नहीं, कल तक बेचारे दिन के 51 से ऊपर ट्वीट किया करते थे, आज वो मुश्किल से 4 कर पाए हैं, जिसमें 2 कल के विजयवाड़ा रोड शो की झलकियां थी, एक महाराणा प्रताप की जयंती की शुभकामनाएं और एक शोक संदेश था। भला बताइए, अब मालिकों को ही भ्रष्टाचारी कहा जाएगा तो भुगतना तो पड़ेगा ही। यही नहीं, फुदक के साहिब की बात को बढ़ा चढ़ाकर बोलने वाले 2 रुपल्ली के ट्रोल और ट्रोल बनने को आतुर बेलगाम नेता, बेलगाम प्रवक्ता, निकम्मे सांसद और मंत्री, पूरी फेक न्यूज फैक्ट्री, मीडिया के चरण चुंबकों से अडानी अंबानी के खिलाफ एक शब्द न बोला गया, सबको सांप सूंघ गया। अब साहिब के मालिक को थोड़े ही नाराज करेंगे, पर सवाल तो बनता है। आइए अब लोकसभा की 52 सीटों पर चर्चा करते हैं जहां भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से अटकी हुई नजर आ रही है। इसे जरा ध्यान से सुनिएगा, कहानी बड़ी जबरदस्त मोड़ ले चुकी है। पहला मामला है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का। आज सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी तथा 2 जून को सरेंडर करने के लिए कहा गया है। केजरीवाल पिछले 40 दिन से जेल में बंद हैं और आज शाम तक वो जेल से बाहर आ सकते हैं। हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तब तक वो आ भी गए हों। उनके वकील ने 4 जून तक रिहाई का अनुरोध किया था, मगर सुप्रीम कोर्ट नहीं माना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 1 जून को चुनाव समाप्त हो जाएगा, परिणाम के दिन केजरीवाल का बाहर आना जरूरी नहीं है। ये वीडियो शूट होने तक कोर्ट का पूरा ऑर्डर आया नहीं था, मगर इतना तो साफ हो चुका है कि केजरीवाल अब बाहर आ रहे हैं। अदालत में आज एक बार फिर से ईडी पूरी तरह से मजबूर नजर आई, साफ हो गई उनके पास कोई तर्क नहीं था, कोई आधार नहीं था अरविंद केजरीवाल की जमानत का विरोध करने का। बार बार एक ही बात दोहराई जा रही थी कि चुनाव प्रचार जमानत का आधार नहीं हो सकता, क्योंकि यह मौलिक या कानूनी अधिकार नहीं हो सकता। ईडी ने यह भी कहा कि जमानत देने से गलत मिसाल कायम होगी ऐसे अपराधी टाइप के आदमी को, मगर इन सारी बातों का अदालत के ऊपर कोई असर नहीं हुआ। कोर्ट ने कहा कि बाहर जाकर केजरीवाल शराब नीति केस पर बात नहीं कर सकेंगे, चुनाव प्रचार पर कोई बैन नहीं होगा, 2 जून को सरेंडर करना होगा। यहाँ एक बात और समझने वाली है, जानकारों का मानना है कि यह जरूरी नहीं कि 2 जून को केजरीवाल
केजरीवाल को जाना ही पड़े, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी के मामले में अगले सप्ताह भी बहस जारी रहेगी। 20 मई से गर्मियों की छुट्टियां शुरू होने वाली हैं, उससे पहले सुप्रीम कोर्ट कोशिश करेगा कि फैसला सुना दिया जाए और फैसला इस बात पर होगा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी सही थी या गलत। यानी यदि केजरीवाल की गिरफ्तारी ही गलत साबित हो जाती है तो फिर वो परमानेंट बाहर रह सकते हैं। इसके साथ ही जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने कहा कि केजरीवाल की अंतरिम जमानत की शर्तें हैं आप नेता संजय सिंह की जमानत पर लगाई गई शर्तों के समान ही होंगी, जैसे कि जेल से बाहर इस केस से जुड़ी हुई बातें नहीं करेंगे, बयानबाजी नहीं करेंगे, अपना पासपोर्ट सरेंडर करेंगे, दिल्ली से बाहर जाने पर जांच एजेंसी को बताएंगे और अपनी लाइव लोकेशन शेयर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ और महत्वपूर्ण सवाल उठाए, पूछा कि अगस्त 2022 में ईडी ने शराब नीति मामले में मुकदमा दर्ज किया और केजरीवाल की गिरफ्तारी मार्च 2024 में हुई। 1.5 साल तक ईडी वाले कहां सो रहे थे, क्या कर रहे थे? गिरफ्तारी बाद में या पहले भी हो सकती थी। चुनाव से ठीक पहले गिरफ्तारी की याद क्यों आई? अब केजरीवाल 22 दिन जेल के भीतर रहें या बाहर रहें, ईडी की जांच में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा। यानी सवाल वही है कि जो अब तक लगातार में चर्चा था कि अगस्त 2022 में दर्ज हुआ मुकदमा, उस मामले में ईडी ने अब तक केजरीवाल की गिरफ्तारी क्यों नहीं की? चुनाव से ठीक पहले ऐसी कौन सी इमरजेंसी आ गई कि गिरफ्तार करना पड़ा? अब समझने वाली बात यह है कि क्या सोचकर अरविंद केजरीवाल को भीतर डाला गया था? जो लक्ष्य था मोदी शाह का, क्या वो पूरा हुआ, प्राप्त हुआ, या फिर गई भैंसिया पानी में? तो समझने वाली बात यह है कि दिल्ली के 7 लोकसभा सीटों पर 25 मई को चुनाव होने वाला है। अभी तक वोटिंग हुई नहीं है और अरविंद केजरीवाल के पास अभी भी 12-13 दिन का समय दिल्ली के लिए प्रचार करने के लिए बचा हुआ है। अब दिल्ली कोई राजस्थान तो है नहीं कि लंबी लंबी दूरी तय करनी है। पहले से ही पूरा माहौल अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर भाजपा के लिए गड़बड़ाया हुआ था। भाजपा के समर्थक भी कहीं ना कहीं ये कह रहे थे कि केजरीवाल को जेल भेजना थोड़ा ज्यादा हो गया। जिनके पास थोड़ी बहुत सोचने की क्षमता है, तार्किक क्षमता है, उन सब ने यह कहना शुरू कर दिया कि केजरीवाल और हेमंत सोरेन के मामले में मोदी सत्ता ने अति कर दी। तथा आप सब जानते हैं केजरीवाल कहानियां बड़ी अच्छी सुनाते हैं। विधानसभा में चौथी फास राजा की कहानी हो या फिर मोदी के पैसे की हवस की कहानी हो, सेठ और उसके नौकर की कहानी हो, केजरीवाल की हर एक कहानी खूब लोकप्रिय हुई। जमानत की खबर मिलते ही आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में होने वाली अपनी तमाम सभाएं रद्द कर दी हैं, क्योंकि अब केजरीवाल बाहर होंगे तो पार्टी नई प्रचार योजना बनाएगी और नए तरीके से प्रचार करेगी। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं का कहना है कि ये ईश्वर का संकेत है जो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से मिल रहा है कि भारत में जो कुछ हो रहा है उसमें बदलाव की जरूरत है। आम आदमी पार्टी के लोगों ने पहले ही अपना स्टंट खेल दिया है और कहने लगे हैं कि भगवान बजरंगबली का आशीर्वाद है जो आज केजरीवाल जेल से बाहर आएंगे। ये कोई सामान्य बात नहीं है, केजरीवाल एक बड़े उद्देश्य के लिए जेल से बाहर आ रहे हैं। अब आप खुद ही कल्पना करिए कि दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर घूम घूम कर अरविंद केजरीवाल कौन कौन सी और कितनी कहानियां सुनाएंगे। 40 दिन जेल में रहे हैं, 40 दिन में अगर रोज की एक कहानी भी बटोर के रखी होगी तो 40 कहानियां रखेंगे। वैसे अरविंद केजरीवाल कहानी बहुत अच्छी सुनाते हैं, हमने पहले भी बताया। पहले से ही आम आदमी पार्टी के नेताओं की गिरफ्तारी बीजेपी के खिलाफ माहौल बना रही थी। ऐसे में जब केजरीवाल पूरी कहानी बताएंगे तो चुनाव माहौल क्या होगा। और बात सिर्फ दिल्ली की नहीं है, पंजाब में भी 13 की 13 सीटों पर आखिरी चरण यानी 1 जून को चुनाव है। दिल्ली के बाद केजरीवाल को 1 हफ्ते का समय और मिलेगा पंजाब में प्रचार करने के लिए, तथा वहां जाकर वो किसानों से ये बताएंगे कि जैसी ज्यादती मोदी सत्ता ने आप लोगों के साथ की अपना अधिकार मांगने पर, वैसे ही मेरे साथ भी की। तो कुल मिलाकर सीधे तौर पर जहां पर आम आदमी पार्टी का तगड़ा प्रभाव है, दिल्ली और पंजाब, इन्हीं दोनों जगहों पर 20 सीटें लोकसभा की अटकी पड़ी हैं। पहले से ही चर्चा थी, जब ये सारा तामझाम नहीं हुआ था तब भी ये चर्चा हो रही थी कि दिल्ली में 7 में से इंडिया गठबंधन 3-4 सीटें निकाल सकता है। और अब जब से कन्हैया कुमार वगैरह उतार दिए गए हैं जमीन पर और जब केजरीवाल भी बाहर होंगे तो माहौल क्या होगा बताने की आवश्यकता नहीं। यानी केजरीवाल के बाहर आने से सीधे सीधे 20 सीटों पर तगड़ा असर देखने को मिल सकता है। दूसरी तरफ सोशल मीडिया का जमाना है, गोदी मीडिया भले ही न दिखाए, हालांकि केजरीवाल की बातें गोदी मीडिया दिखाता है, मगर यदि वो न भी दिखाए तो भी सोशल मीडिया केजरीवाल की कहानियों को गांव-गांव तक पहुंचाएगा। वैसे भी आम आदमी पार्टी का आईटी सेल थोड़ा तेज है, बाकियों ने तो बाद में धीरे धीरे सीखा है और कुछ तो ऐसे हैं कि कसम खाकर बैठे हैं कि हम नहीं सीखेंगे, सीखेंगे ही नहीं। सोशल मीडिया मैनेजमेंट और मजबूत आईटी सेल के मामले में सबसे फिसड्डी मुझे उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी नजर आती है। कुछ ऐसा ही हाल बिहार में आरजेडी का भी है। जहां तक बात यूपी में बहुजन समाज पार्टी की है तो हाल फिलहाल में तो वो हर मामले में फिसड्डी हो रही है। हाँ, बंगाल में टीएमसी का आईटी सेल मजबूत नजर आता है। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव गोदी मीडिया के चैनलों पर जाकर सोशल मीडिया की तारीफ करते हैं, मगर अपनी पार्टी का सोशल मीडिया मजबूत नहीं कर पाए। बहरहाल एक बड़ी पनौती अरविंद केजरीवाल की जमानत के रूप में मोदी शाह की जोड़ी पर लग गई है, जो इंडिया के पक्ष में माहौल बनाने का काम कर सकती है। अरविंद केजरीवाल झाड़ू लेकर दौड़ लगाएंगे, उनके कार्यकर्ता जेल का ताला
टूट गया, केजरीवाल छूट गया का नारा लगाएंगे। और भारत के चुनाव का इतिहास बताता है कि जेल से निकलने के बाद विलन नेता भी हीरो बन जाता है। केजरीवाल तो पहले से भी दिल्ली पंजाब में हीरो साबित हो चुके हैं तमाम चुनावों में। हाल फिलहाल में दूसरी बड़ी पनौती लगी है पश्चिम बंगाल में। याद करिए, पिछले कई हफ्तों से मैंने कई बार कहा कि मोदी शाह की जोड़ी को पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को घेरने के लिए कुछ भी नहीं मिला, एक तिनका नहीं मिला। और ये लोग इतने मजबूर हो गए कि एक संदेश खाली का मामला लेकर आए और उसी को बार बार दोहरा रहे थे। वैसे पहले ही दिन जब मैंने संदेश खाली के मामले पर चर्चा की थी तो वहां से बहुत सारे लोगों ने मैसेज कमेंट किया, मुझे फोन करके भी बताया कि संदेश खाली में ऐसी कोई घटना उनकी नजर में नहीं है, ये सारा षड्यंत्र है, रची हुई कहानी है। चूंकि हमारे पास कोई सबूत नहीं था, उन्होंने भी ऐसा कोई सबूत नहीं दिया, खाली जबान से बात कही तो हम आपके सामने नहीं रख सके। लेकिन उनकी बात ये जरूर रखी थी मैंने कि लोग ऐसा कह रहे हैं कि ये सब कुछ मनगढ़ंत है। और अब कहीं ना कहीं ये बातें सही साबित होती हुई नजर आ रही हैं। जिन महिलाओं की शिकायत के आधार पर भारतीय जनता पार्टी, गोदी मीडिया, नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह, जेपी नड्डा और तमाम नेताओं ने तथा उनके आईटी सेल ने प्रोपेगेंडा खड़ा किया था कि संदेश खाली में महिलाओं के साथ टीएमसी का एक मुस्लिम नेता सालों से दुष्कर्म कर रहा है, महिलाओं का उत्पीड़न कर रहा है और ममता सरकार मुसलमान होने की वजह से उसे छूट देती है। अब ये सारी कहानी दूसरे मोड़ पर आ चुकी है। पहले एक पीड़िता ने बयान दिया था, अब दूसरी पीड़िता का बयान सामने आ गया है। उनका कहना है कि उनके साथ कोई दुष्कर्म नहीं हुआ था, भाजपा नेताओं ने उनसे सादे पन्ने पर हस्ताक्षर करवाकर दुष्कर्म की शिकायत दर्ज करवा दी थी। और मामला यहां तक बिगड़ चुका है कि पहली पीड़िता ने कह दिया कि हमारे साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ, फिर भी भाजपा की एक महिला नेता ने हमारी इज्जत को सरेबाजार नीलाम कर दिया। जब से मैंने आरोप वापस लेने की बात कही है तब से मुझे फोन करके जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं भाजपा की तरफ से। इसकी शिकायत मैंने थाने में कर दी है। पुलिस ने उस महिला को 3 दिन में थाने में बुलाया है पर वो लापता है। सोचिए, जिस महिला भाजपा नेता ने कथित तौर पर महिलाओं को बरगलाकर सादे पन्ने पर साइन करवाकर थाने में शिकायत दर्ज करवाया, अब वो फरार है। अब जिसके नाम से शिकायत दर्ज की गई वो साफ साफ कह रही है कि मेरे साथ कुछ हुआ ही नहीं और ये मामला यही नहीं रुका है। दूसरी पीड़िता का कहना है कि मेरे साथ भी कभी कोई दुष्कर्म नहीं हुआ, मैंने तो भाजपा के उस स्थानीय महिला नेता से मनरेगा की बकाया राशि मांगी थी, यानी जो मनरेगा में मैंने काम किया था उसका भुगतान मांगने गई थी, यानी भुगतान नहीं होने की शिकायत करने गई थी। उन्होंने मुझसे सादे पन्ने पर साइन करवाया और कहा कि अब तुमको जमीन भी मिल जाएगी। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार दोनों पीड़ित महिलाओं से बात करने के बाद उन्होंने अपनी पूरी कहानी बताई और कहा कि पुलिस में शिकायत होने के 5-6 दिन बाद उन्हें पता चला कि उनसे दुष्कर्म के नाम पर मामला दर्ज हुआ है। यानी महिलाओं को पता ही नहीं था कि मामला किस आरोप में दर्ज हुआ है। 9 मई को इनमें से एक पीड़िता ने बसीरहाट में मजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान भी दर्ज कराया है। जब उनसे पूछा गया कि शिकायत वापस क्यों ली है तो उन्होंने कहा कि हम बहुत डरे हुए थे। अब इस मामले पर तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि पिछले दिनों जिस तरीके से भाजपा नेताओं का कथित स्टिंग वीडियो सामने आया है जिसमें वो लोग बोल रहे हैं कि किसी महिला के साथ कोई दुष्कर्म नहीं हुआ, सब पैसे का खेल है, महिलाओं को आरोप लगाने के लिए तैयार किया गया, इनसे संदेश खाली की पूरी घटना की पटकथा खुल गई है, पर्दाफाश हो गया है, सब कुछ शुभेंदु अधिकारी का किया धरा है। अब चुनाव में जनता हिसाब करेगी। यहाँ एक और खेल सामने आया है। गुरुवार को एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें रेखा पात्रा, जो कि कथित पीड़िता है जिसे भाजपा ने कैंडिडेट बनाया है, उसका कहना है कि उसके नाम पर जिस महिला को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात के लिए दिल्ली ले जाया गया था वो कोई और थी। कितना बड़ा बड़ा खेल चल रहा है। यानी पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के लोग कौन कौन सा खेल रच रहे हैं, सोच सोच कर आदमी का दिमाग पगला जाए। मगर संदेश खाली का मामला, स्टिंग वीडियो और अब पीड़िताओं का सामने आकर घटना से इनकार करना, खुद ही ठगी का शिकार होना, ये कहना कि सादे पन्ने पर भाजपा की महिला नेता ने साइन करवा लिया और हमें बदनाम कर दिया, ये सब कुछ जैसे समय पर हो रहा है ये भाजपा की खटिया खड़ी बिस्तरा गोल कर सकता है। क्योंकि पश्चिम बंगाल में पहले से बीजेपी की हालत पतली थी और अब तक खाली 10 सीटों पर ही चुनाव हुआ है। पश्चिम बंगाल में 42 सीटें हैं, यानी पूरे भारत में तीसरा ऐसा राज्य है जहां लोकसभा की सीटें सबसे ज्यादा हैं। 1 नंबर पर उत्तर प्रदेश है, दूसरे पर महाराष्ट्र 48 सीटों के साथ और तीसरे पर पश्चिम बंगाल 42 सीटों के साथ। आज ही प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने दावा किया है कि उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन की 50 से ज्यादा सीटें आ रही हैं। महाराष्ट्र में भाजपा की हालत पहले से पतली है और अब पश्चिम बंगाल में संदेश खाली ने पूरी तरह से खाली कर दिया है। कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल में चुनाव के लिए अभी 32 सीटें बाकी हैं और इसी के पहले मोदी शाह का सबसे बड़ा तिकड़म फेल होता हुआ नजर आ रहा है। ये बात दावे के साथ इसलिए कही जा सकती है क्योंकि आपने भी देखा होगा पिछले कुछ हफ्तों में भाजपा के जितने भी नेता पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार करने गए उन सब ने सिर्फ और सिर्फ संदेश खाली पर ज्यादा फोकस किया। सब यही बताने की कोशिश
कोशिश कर रहे थे कि पश्चिम बंगाल में महिलाओं के साथ बहुत उत्पीड़न हो रहा है। उधर राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा के खिलाफ संदेशखाली मुद्दे पर टीएमसी ने शिकायत करने का भी मन बना लिया है। टीएमसी ने इस मामले को लेकर शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ भी चुनाव आयोग से शिकायत दर्ज कराई है। कहा है कि संदेशखाली का मामला मनगढ़ंत था, शुभेंदु अधिकारी ने पूरी प्लानिंग की, इनके खिलाफ कार्रवाई हो। यानी जो बीजेपी संदेशखाली के मुद्दे पर टीएमसी को घेरने चली थी, अब वो उसी मुद्दे पर खुद घिर गई है और पश्चिम बंगाल की 32 सीटें भाजपा के लिए अटक गई हैं। और यहीं से एक नई चर्चा शुरू होती है कि एक तरफ पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के नेता कथित तौर पर षड्यंत्र करते हैं पश्चिम बंगाल को बदनाम करने के लिए, वहां की सरकार को बदनाम करने के लिए, महिलाओं के साथ फ्रॉड करके पूरा खेल रचा जाता है और गोदी मीडिया को भी उसमें शामिल कर लिया जाता है। एक बात और ध्यान देने वाली है, मैंने हमेशा से कहा है कि गोदी मीडिया जिस भी मुद्दे को लेकर लपक ले, उस जिस पर 24 घंटा चिल्लाना शुरू कर दे, समझ लीजिए कि उसके भीतर कुछ न कुछ षड्यंत्र है, साजिश है। तो अब लोगों के बीच ये चर्चा होने लगी है कि एक तरफ भाजपा के नेता पश्चिम बंगाल में चुनावी फायदा लेने के लिए गरीब महिलाओं को षड्यंत्र का शिकार बनाते हैं, महिलाओं की अस्मिता को कथित तौर पर दांव पर लगाते हैं, मनगढ़ंत कहानी रचते हैं, और दूसरी तरफ कर्नाटक में प्रज्वल रेवन्ना, जिसके लगभग 3000 गंदे वीडियो सामने आए, सैकड़ों महिलाओं के साथ दुष्कर्म करने की कहानी सामने आई, वो भी हर एक उम्र की महिला के साथ, सब कुछ सामने आया, उस पर नरेंद्र मोदी की जबान से एक शब्द नहीं फूटा। चुनाव के दूसरे दिन ही वो भारत से भाग गया। किसने भगा दिया, रोका क्यों नहीं, पकड़ा क्यों नहीं, अब तक पता नहीं चला। क्या गोदी मीडिया ने प्रज्वल रेवन्ना के मामले में उतनी चर्चा की जितनी चर्चा पश्चिम बंगाल की हुई? रेवन्ना के मामले में तो भारतीय जनता पार्टी ने देश की महिलाओं को इस स्तर तक नीचा दिखाने का काम किया है कि अमित शाह ने कह दिया कि रेवन्ना की पार्टी के साथ गठबंधन नहीं टूटेगा। यानी ये बात साफ है कि नैतिकता तो भूल जाइए, दिखावे के लिए भी महिलाओं के सम्मान जैसी कोई चीज इन लोगों के मन में नहीं है। मैंने पहले भी कहा था कि यदि इनके मन में महिलाओं के प्रति कोई सम्मान जैसी चीज होती तो फिर महिला पहलवानों को दिल्ली पुलिस द्वारा सड़कों पर रौंदा नहीं जाता, मणिपुर की महिलाओं को नग्न परेड नहीं करवाया जाता, बिल्किस बानो के बलात्कारियों और उनके परिवार के हत्यारों के साथ सुप्रीम कोर्ट के साथ फ्रॉड करके, बिल्किस बानो के बलात्कारियों और उनके परिवार के हत्यारों को सुप्रीम कोर्ट के साथ फ्रॉड करके डबल इंजन की सरकारें रिहा नहीं करवाती समय से पहले दिन से। जब से नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल में जाकर महिला सम्मान की बात कर रहे थे, उसी दिन मैंने पहली वीडियो में कहा था कि इनकी जबान से महिला शब्द निकलना सिर्फ और सिर्फ वोटों की गणित है, वोटों का खेल है, वोटों का लालच है। असल में महिलाओं की इज्जत, उनकी आबरू से इनका कोई मेल नहीं है। प्रज्वल रेवन्ना केस ने तीसरी पनौती के रूप में कर्नाटक में तो खस्ताहाल किया ही है, पूरे देश में एक संदेश भी दिया है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ सत्ता की भूखी है। मोदी शाह की जोड़ी सिर्फ कुर्सी के लिए काम करते हैं, भले ही उस कुर्सी का एक पाया कोई बलात्कारी पकड़कर खड़ा हो, एक पाया कोई डकैत पकड़ के खड़ा हो, एक किसी हत्यारे के हाथ में हो और एक किसी लुटेरे से। इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो सिर्फ एक बात से कि चारों कुर्सी का पाया पकड़कर ये लोग मजबूती से खड़े रहें, कुर्सियां हिलने ना पाए। कर्नाटक में तो सभी सीटों पर चुनाव हो चुका है, मगर उसके आसपास के राज्यों में चुनाव अभी बाकी है। तेलंगाना में राहुल गांधी आम जनता के साथ बसों में यात्रा करते हुए दिख रहे हैं, महिलाओं को उनके बीच जाकर उनके लिए जो योजनाएं बनाई गई हैं कांग्रेस के मैनिफेस्टो में, उसको बता रहे हैं और पूछ रहे हैं कि बताओ आप बस में यात्रा कर रही हैं तो यात्रा फ्री है कि नहीं, और महिलाएं उनका समर्थन कर रही हैं। यानी कर्नाटक का चुनाव भले ही निपट गया हो, प्रज्वल रेवन्ना का मामला आसपास के राज्यों में असर डाल रहा है। दूसरी तरफ दिल्ली, पंजाब और पश्चिम बंगाल की 52 सीटें मोदी शाह के लिए नई मुसीबत बन चुकी हैं, जिसे भोजपुरी में कहा जाता है कि गैल भैंसिया पानी में। वैसे आप इन तीनों पनौतियों पर क्या सोच रहे हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।